ओके सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन एट ए स्फेरिकल कन्वेक्स लेंस के कन्वेक्स सरफेस के अकॉर्डिंग। सो बेटा आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जनरली कुछ ट्रिक्स के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास ट्रिक है तो तब तक आप लोग ऑप्टिक्स को बड़ा आसानी से इस चीज को कवर अप कर सकते हो। मोस्टली बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में बड़ी सारी दिक्कत आती है। तो दिक्कत बेटा अगर आप लोग इस चीज को एक रिजॉल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग या एक शॉर्टकट ट्रिक के बेसिस पे इन चीजों को समझना स्टार्ट करो तो ऑप्टिक्स सबसे आसान बन जाता है आपके लिए। तो आपको जनरली कुछ ट्रिक्स यहाँ के केस में मैं मेंशन करूंगा, जिन ट्रिक्स को फॉलो करते करते अगर बात करें तो आप पूरे के पूरे ऑप्टिक्स टॉपिक की अगर बात करें डेरिवेशंस प्लस अगर बात करें उनके कंसेप्ट को अच्छे से कवर अप कर पाओगे। आज इसी कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जनरली कुछ ट्रिक्स के बारे में पहले मेंशन करता हूँ, लेकिन उन ट्रिक्स को भी समझने से पहले, क्योंकि क्लास 9 की कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्लास 8 के टॉपिक्स हैं जो आपके यहाँ पे यूज होंगे, मैं पहले उनके रिलेवेंट आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। देखिए जो पहली ट्रिक या पहला कंसेप्ट आप लोग याद रखोगे, जो क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया था, उस टॉपिक का नाम है दैट इज, इस कंसेप्ट में आपको समझाया गया था कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसी केस में आप लोगों को देखिए इस ट्राइंगल में टोटल 3 इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं। तो कौन से दो इंटीरियर एंगल को ऐड करने पे वो कौन से एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा, इसकी एक जनरल ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। वो ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ के केस में आपको मेंशन किया गया, अगर मैं एंगल ए और बी ले रहा हूं तो ये दो इंटीरियर एंगल ले रहा हूं, ठीक इनके ऑपोजिट पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं ए और सी को ले रहा हूं तो इन ए और सी के अकॉर्डिंग सामने वाला जो एक्सटीरियर एंगल इसके ऑपोजिट में बन रहा है वो एंगल यहाँ के केस में मेंशन किया गया है। अब इसी तरीके से आपको दूसरा नंबर पॉइंट बेटा आपको याद रखना है कि जब मैं कहीं पे भी आर से लेके इस पूरे ऑप्टिक्स में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, उस एंगल का नाम हमेशा क्या नाम रखूंगा, अल्फा। जैसे आप लोग देख लीजिए, आपके घर के नाम की अगर बात करूं तो आपके घर का एक कॉमन नेम दिया गया है। अब कहीं पे भी आप जाते हो तो देखिए आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रामू रखा होगा, तो कहीं पे भी जाओगे तो आपका नाम कॉमन नेम लिया जाएगा, नाम तो चेंज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही अगर बात करें, अगर ऑप्टिक्स में हम लोग सबके नाम डाल दें तो हमारे लिए ऑप्टिक्स को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही आज से लेके जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई एंगल क्रिएट करेगा तो मैं उस एंगल का नाम हमेशा क्या मेंशन करूंगा, अल्फा। इसी तरीके से अगर कहीं पे भी इमेज ने एंगल क्रिएट किया तो मैं उस एंगल का नाम हमेशा क्या रखूंगा, बीटा। एंड सिमिलरली तरीके से अगर बात करें तो कोई नॉर्मल अगर एंगल क्रिएट करेगा तो उस नॉर्मल का नाम हम लोग यहाँ के केस में क्या रखेंगे, दैट इज गामा। अब इसी तरीके से आपको कुछ और चीजें बेसिकली याद होनी चाहिए, जैसे हम लोग कहीं पे भी अगर एंगल को छोटा करते हैं तो छोटा करने पे वो एंगल का नाम या कन्वर्जन कैसे होती है। जैसे कहीं पे भी अगर आपका टैन अल्फा बना हुआ दिख रहा है या अल्फा आपको बना हुआ दिख रहा है तो आप उनको रिप्लेस करके सीधे हमेशा टैन अल्फा लिखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये जब एंगल छोटे होते हैं तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट एक टेंजेंट एंगल के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ के केस में ये चीजें मेंशन की गई ताकि आपको ये रिलेवेंट पॉइंट आप लोगों को पहले ही अंडरस्टूड रहे। तो जब भी कहीं अल्फा लिखा होगा तो आपको रिप्लेस करके उस जगह क्या लिखना है, टैन अल्फा। एंड सिमिलरली जब कहीं बीटा लिखा होगा तो आपको यहाँ के केस में क्या मेंशन करना है, टैन बीटा। एंड गामा की जगह हमेशा क्या मेंशन करना है, टैन गामा। ये आपको बेटा याद होना चाहिए। और सिमिलरली साइन आई किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट आई के बराबर, और आर किसके बराबर, आर के बराबर। तो ये आपको यहाँ के केस में याद रखना, मैथ के जितने भी फॉर्मूले बनाए गए ना आजकल वो हमेशा एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। कन्वर्स होने का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि अगर क्वेश्चन से आंसर बनाया जा रहा है तो आंसर से वापस क्वेश्चन भी होता है। तो इसलिए याद रखना, कहीं अल्फा है तो आप उसकी टैन अल्फा भी लिख सकते हो, और अगर टैन अल्फा लिखा हुआ है आप उसकी जगह अल्फा भी मेंशन कर सकते हो। इट डिपेंड, क्योंकि एक्चुअली में दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि कन्वर्स मैथ के केसेस में हर एक जगह प्रूफेबल होता है। अब इसकी शॉर्टकट में जो हमारे लिए मेन चीज चाहिए, देखिए आपको 3 स्टेप यहाँ के केस में इंप्लीमेंट करूंगा, हर एक चीज को एक जैसा इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट के ऊपर एक ही चीज से सारी चीजें निकलती आए। तो देखिए आपका कंसेप्ट है, पहली नंबर ट्रिक बेटा आपको याद रखनी है, एंगल आई निकालना है। दूसरी ट्रिक बेटा आपको याद रखना है, एंगल आर निकालना है। एंड द थर्ड वन ट्रिक इज, अगर बात करें 3 स्टेप है ट्रिक के, एंड द थर्ड स्टेप इज क्या, आपका स्नेल्स लॉ को इंप्लीमेंट करना। तो देखिए 3 स्टेप से ही हम लोग पूरे क्वेश्चन की डेरिवेशंस को कवर अप करेंगे। अब डेरिवेशंस की तरफ चलने से पहले आप इस डायग्राम को पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये हमारे पास अगर बात करें कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है,
इस कन्वेक्स, ये हमारे पास अगर बात करें कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। इस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो मीडियम होता है बेटा, ये डेंसर मीडियम होता है, और इसी तरीके से ये वाला जो मीडियम होता है बेटा, ये रेयर मीडियम होता है। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में मटेरियल डेंस पैक्ड होते हैं और रेयर मीडियम में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। इसलिए एक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 से डिनोट कर दिया, एंड द सेकंड वन इज μ2 ले दिया। अब हम लोग इसकी डायग्राम को समझने से पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं इसकी इमेज कहां की तरफ बनेगी और वो किस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बनेगी। तो बेटा ध्यान से समझते चलिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को क्लियर कर देता हूं। और साथ में एक पॉइंट और आप लोग यहाँ के केस में ऐड कर लीजिए, क्लास 10th में एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था, दैट इज सर्कल के बारे में, और ये थ्योरम थी आपकी 10.1 थ्योरम, जिसमें थ्योरम में आप लोगों को अच्छे से क्लियर किया गया, अगर कोई सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के सेंटर से कोई रेडियस बनाया जाता है, इसे रेडियस कहा जाता है। कोई लाइन बाउंड्री को टच करता है, इसे रेडियस कहा जाता था। और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन इसकी टेंजेंट को टच, मींस अगर बात करें सरफेस को टच करके जाए, तो ये हमेशा इसके साथ एंगल कितना बनाती थी, 90 डिग्री। इसका मीनिंग ये हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा था। तो ऐसे लेके जब भी मैं नॉर्मल की बात करूंगा तो इसका मीनिंग आपको क्या बनाना है, रेडियस बनाना है। और रेडियस कहां से बनता है, सेंटर से लेके सरफेस के साथ जो लाइन टच करेगी। तो अगर मैं आपके कहीं कंसेप्ट में वर्ड यूज कर रहा हूं कि आपको नॉर्मल बनाना है, तो इसका मीनिंग आप क्या अंडरस्टूड कर पाए कि सेंटर से एक लाइन को टच करना है, किसके साथ, उस कर्व सरफेस की बाउंड्री के साथ। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ते जाते हैं। सो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले रेस कैसे कैसे चलेगी, देखिए इसके केस में हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ के केस में मैं O से डिनोट कर देता हूँ। देखिए इसके केस में ऐसे अगर हम लोग देखना चाहें तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में से बड़ी सारी रेस निकलती है। जैसे एक बल्ब जला लीजिए, बल्ब में से लाइट इस तरफ भी जाएगी, लाइट इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, हर एक डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन हम लोगों को ज्यादा रेस को नहीं लेना, हम लोगों को जितना हो सके कंसेप्ट को इतना सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कम से कम रेस को यहाँ के केस में इंक्लूड करेंगे। तो पहली रे जो यहाँ के केस में ले रहा हूँ वो कौन सी रे है, यहाँ के केस में जो स्ट्रेट चल रही है, एक रे जो ओर से निकल के जाएगी या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी, वो सीधी सीधी चले जाएगी। तो ये ऐसे करके निकल गई। अब अगर बात करें दूसरी रे, मैं मान लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट से जो निकली वो जाके इस सरफेस के ऊपर ऐसे करके टकरा गई। ये यहाँ के केस में मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे टकराई उस पॉइंट का नाम क्या मेंशन कर देता हूँ, लेट इट बी ए मेंशन कर देता हूँ। अब बात है कि ये लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंडिंग भी होगी, और अगर बेंडिंग हुई तो हमेशा कहाँ की तरफ होती है, रेयर से डेंसर में जाने पे टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो देखिए इसके लिए नॉर्मल जरूरी है, तो नॉर्मल बना लेते हैं। तो नॉर्मल के लिए अभी कंसेप्ट बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन को ड्रॉ करनी। तो देखिए यहाँ के केस में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो जाके सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराए। इट मींस ये ब्लू कलर की लाइन मेरे लिए क्या कहलाएगी, अब नॉर्मल कहलाएगी। अब इसी तरीके से ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, लेकिन अगर ये टकरा के मुड़ता ना तो कैसे चलता है, ये सीधा सीधा चलता। लेकिन अगर बेंड करना टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मीनिंग ऊपर जा रहा है, तो नॉर्मल नीचे से इसे नीचे मुड़ के आना चाहिए, इसलिए ये मुड़ के नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए यहाँ पे आके इमेज क्रिएट कर देता है। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट भी आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज भी बन गई। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग नाम रख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा एंगल का क्या नाम रखेंगे हम लोग, अल्फा। और इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन जाएगा इस एंगल का नाम क्या रख दिया, अल्फा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसका नाम रख दिया बेटा, दैट इज नोन एज गामा, जैसे आपको यहाँ के केस में मैंने मेंशन किया हुआ है। और इमेज जो एंगल बनाएगी इस एंगल का नाम क्या रखा हुआ, बीटा। सिमिलरली मैं इसका नाम भी क्या रख देता हूँ, यहाँ के केस में बीटा मेंशन कर देता हूँ। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहाँ के केस में दो एंगल और मुझे मेंशन करने हैं, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर बात करें तो किसके किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में। अब बात इस चीज की कि हमारे सामने कंफ्यूजन और क्रिएट होती है, सर ठीक है आपने कहा ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे। बात इस चीज की कि सर एंगल बाहर बनाए कि अंदर बनाए, वो कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट होती है। इसके लिए आपको ट्रिक अभी बताई, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन एक्सटीरियर एंगल। तो ध्यान से देखो, अगर इन दो रे को उठाता हूं तो दो इंटीरियर एंगल तो बन चुके हैं। अब अगर कमी है तो वो कौन सी, एक्सटीरियर एंगल। इसका मीनिंग यहाँ के केस में तो समझ में आ गया कि जो एंगल आई बनेगा वो कहाँ बनने वाला है, बाहर की तरफ, इसलिए एंगल आई यहाँ के केस में मैंने बना दिया। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए ये आपकी नॉर्मल रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे।
अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एंगल बाहर आएगा कि अंदर आएगा, इस चीज को खुद सोचिए फिर से, क्योंकि रूल तो यही इंप्लीमेंट करना मुझे। तो 2 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दो लाइंस को अगर लेकर ट्रायंगल बनाता हूं तो एक अंदर आ रहा है एंगल, एक बाहर आ रहा है। इसका मीनिंग अंदर वाली साइड पे एक एंगल की कमी है, तो उस एंगल को यहाँ के केस में मैं मेंशन कर देता हूँ, ये एंगल आ गया आर आपके सामने। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये 2 इंटीरियर एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो इस तरीके से ये पूरी डायग्राम मेरी कवर हो। अब यहाँ के केस में बेटा मैं आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करने लगा हूँ। अब ये नॉर्मल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ के केस में आगे जाके इसका रिलेवेंट रीजन मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। बट इसका रीजन क्या है, जब मैं आगे जाके टॉपिक में पहुंचूंगा तब जाके आपको मैं क्लियर करूंगा। सो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो नॉर्मल पॉइंट के अकॉर्डिंग देख लीजिए बेटा, ये मैंने यहाँ के केस में नॉर्मल ड्रॉ किया होगा। इस नॉर्मल का नाम मैं यहाँ के केस में किससे डिनोट कर लेता हूँ, एन से। पॉइंट क्लियर होगा बेटा सबको? अब देख लीजिए एलिमेंट हमारी डायग्राम कंप्लीट हुई। अब हम लोगों ने जो रूल पढ़े थे उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग शॉर्टकट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आंसर्स को निकालते जाएं। तो सबसे पहली शॉर्टकट ट्रिक का रूल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट निकाल। अब थोड़ा सा सोच विचार करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे निकलेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट आप सबको याद है, एंगल किसके किसके किस में बन रहा है? नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट रे, उन्हीं दो रेस को उठाते हैं। अब देखिए नॉर्मल रे आके आगे ये ब्लू कलर की लाइन और इंसिडेंट रे आगे आपकी ये वाली लाइन, इन दो को कंबाइन करके एक ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है मुझे। वो ट्रायंगल का नाम क्या बन रहा है यहाँ के केस में? AOC। देख लीजिए ये नॉर्मल रे और ये आपकी सॉरी ये नॉर्मल रे और ये इंसिडेंट रे। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लिख देता हूं इन ट्रायंगल ACO लिख देता हूं। देखिए पहले नंबर आई फाइंड आउट कर रहा हूं। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में आपने रूल पढ़ा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन एक्सटीरियर एंगल। बेटा ध्यान से आई समझना, एंगल आई के बारे में समझना, एंगल आर सेम मेथड से मैं आपको निकलवाऊंगा ताकि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखिए ए और ACO की बात करते हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कौन कौन से दो इंटीरियर एंगल है? एक आ रहा है अल्फा, एक आ रहा है यहाँ के केस में गामा, और ये एक्सटीरियर बन रहा है। इसलिए आई इज इक्वल टू किसके किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा प्लस किसके बराबर आ गया? गामा के बराबर। यहां तक तो पॉइंट क्लियर होगा बेटा सबको? अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जब एंगल छोटा होगा, क्योंकि जब आप इसके अपर्चर को छोटा करने की कोशिश करोगे तो ये वाली जो दो रेज हैं यहाँ के केस में, ये एंगल अल्फा जिसने क्रिएट किया हुआ है ये छोटा होते जाएगा तो ये गैप भी कम होते जाएगा। जब गैप कम होगा तो अल्फा और गामा ये दोनों रिड्यूस कर जाएंगे। तो इसलिए दोनों रिड्यूस करने पे क्या लिख देता हूं? व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, व्हेन एंगल आर स्मॉल। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब एंगल छोटा किया जाएगा तो अगर एंगल छोटा होगा तो अल्फा को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा अल्फा किससे रिप्लेस हो जाएगा? tan अल्फा के बराबर। इसलिए यहाँ के केस में मैंने क्या मेंशन कर दिया? tan अल्फा। और सिमिलरली गामा किससे रिप्लेस होगा? tan गामा के बराबर। ये मैंने यहाँ के केस में मेंशन कर दिया। अब इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ तो i किसके बराबर आ जाएगा? i आ जाएगा tan अल्फा प्लस अगर बात करें तो किसके बराबर? tan गामा के बराबर। ये दोनों मेंशन कर दिया। अब बेटा आप लोगों को यहाँ के केस में मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था। अब नॉर्मल की बारे में बताता हूँ, वो नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया था। क्योंकि आप लोग खुद देखिए यहाँ के केस में tan वर्ड यूज किया गया। tan एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किन ट्रायंगल्स के ऊपर इंप्लीमेंट होते थे? राइट ट्रायंगल्स के ऊपर। और उस राइट ट्रायंगल को ढूंढने के लिए हम लोगों ने यहाँ के केस में नॉर्मल ड्रॉ किया था। अब देखिए आपको tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा यहाँ एंगल बना हुआ है, यहाँ से चलते एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं क्योंकि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल तभी बनेगी, कोई राइट ट्रायंगल का अगर बात करें नॉर्मल बनता हुआ दिखेगा। तो देखिए यहाँ से चलता हुआ एन दिखा, इसको ये नॉर्मल को इंडिकेट कर रहा है। तो ट्रायंगल कौन सी बन गई? A and O। इसी पॉइंट के ऊपर अगर बात करें तो हम लोग मेंशन करते हैं, तो लिख रहा हूं इन ट्रायंगल A and O। और इसी तरीके से पैरेलल गामा की वैल्यू निकालनी है तो गामा के हिसाब से राइट ट्रायंगल कौन सी बन रही है? A and C। सो लिख देता हूं इन ट्रायंगल कौन सी आ गई? A and C आ गया। अब इन दोनों की वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम लोग आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा के लिए ट्रायंगल कौन सी थी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ के केस में? AN। और इसी तरीके से अगर बात करें तो बेटा बेस कौन इंडिकेट कर रहा है? बेस इंडिकेट कर रहा है O से लेके N तक। ये मैंने यहाँ के केस में मेंशन कर दिया। अब सेम A and C की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन आ गया? tan गामा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? परपेंडिकुलर आ गया AN एंड द बेस कौन सा यहाँ के केस में आ गया? NC। ये यहाँ के केस में मैंने मेंशन कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को I के अंदर पुट करते हैं तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा।
इसी चीज को यहाँ के केस में हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। व्हाइट बोर्ड थोड़ा कम है इसलिए मैं इसे कंजस्ट करके लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना बेटा। यहाँ के केस में आई फाइंड आउट करते हैं, तो आई कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू, यहाँ के केस में ए एन अपान क्या आ जाएगा, ए एन अपान क्या आ गया ओ आई, प्लस अगर बात करें प्लस के साथ यहाँ के केस में ए एन अपान क्या आ जाएगा एनसी, ये आ गया ए एन अपान क्या आ गया एनसी। यहाँ तक तो सब चीजें क्लियरली चल रही, लेकिन बात इस चीज की थी, हम लोगों ने कहा था कि जब फॉर्मूला बनाएंगे तो दुनिया के हर एक मटेरियल के ऊपर वैलिड होना चाहिए। तो ये तो बड़ा, खैर अगर बात करें तो बड़ा एक कर्वेचर था, तो अगर ये छोटा होता तो साइज छोटा करते, साइज छोटा करने पे ये एन अगर बात करें तो बेटा अपने आप को स्किप करके कहां की तरफ चलता, पी की तरफ। अब क्यों चलता है इसका रीजन सुनो। देखिए अगर मैं छोटे कर्वेचर वाला पॉइंट लेता हूं इसका सेंटर ज्यादा दूरी पे नहीं होगा, छोटा रहेगा। अगर मैं बड़ा कर्वेचर लेता हूं इसका मीनिंग क्या होगा, सेंटर दूर जाएगा। इससे और बड़ा लेता हूं तो सेंटर और दूर चला जाएगा। इसका मीनिंग आपने देखा कि जैसे जैसे साइज छोटे करते जा रहा हूं तो ये सेंटर कर्वेचर इतना ही नजदीक आते जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसे छोटा कर रहा हूं तो ये एंड पॉइंट भी कहां की तरफ खिसकता हुआ आएगा, पी की तरफ। इसलिए यहाँ के केस में मैं मेंशन कर रहा हूं कि जब मैं इस अपर्चर को छोटा कर रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम एक और चीज इंसिडेंट हुई थी, ये एंड खिसक के कहां पे आ गया था, पी पे। मैं करने को तो दोनों स्टेप को इकट्ठा भी लिख सकता था, लेकिन आपके लिए वो जंबल्ड हो जाता, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लिख रहा हूं। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखता हूं व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, जब इसका अपर्चर छोटा हुआ तो पॉइंट क्या आ जाएगा, व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे सामने बन जाएगा ये एन, पॉइंट एन जो है, पॉइंट एन इज वेरी क्लोज टू किसके आ जाएगा, इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी आ जाएगा। ये भी समझ में आया। अब वैसे ही पॉइंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसका मीनिंग जहां जहां एन है अब वहां क्या पुट करना पड़ेगा, पी। इसलिए ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट ए पी के बराबर हो गया। ओ एन अगर बात करें तो किसके बराबर हो, जहां जहां एन है वहां पी कर रहा हूं बस। देखिए ओ एज इट इज रहा, एन की जगह पी आ गया। इसका पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें एनसी, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पीसी। ये वैसा ही समझ में है जैसे अगर बात करें, मान लो किसी का नाम घर पे था मुन्ना और यहाँ पे आके किसी ने नाम चेंज करके और रख दिया, तो इस तरीके से नाम चेंज करके पहले कुछ और लिखवाया था, नाम चेंज करके और बना दिया। जहां जहां एन था वो एन खिसक के पी पे पहुंच गया, तो इसलिए चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी पॉइंट की वैल्यूज पे यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी अपान क्या आ जाएगा, ओ पी, प्लस अगर बात करें तो ये भी आ गया ए पी अपान क्या आ गया, पी सी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या आ गई, फर्स्ट। यहां तक तो सब चीजें अच्छे से वैल्यू चल रही। हमारे पास ये अगर बात करें आई की वैल्यू कंफर्म हो गई, तो पहला शॉर्टकट ट्रिक का जो इंस्ट्रूमेंट था वो खत्म हुआ। अब जिस स्टेप से आपने आई निकाला उसी सेम स्टेप से आप आर निकालिए। देखिए आर के लिए भी रूल, पहले नंबर यहाँ ट्राइंगल ढूंढी, यहाँ पे भी ढूंढिए भाई सब ट्राइंगल, कहाँ गई मिल गई। देखिए पॉइंट के अकॉर्डिंग किसके किसके बीच में रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टर ये आएंगे, नॉर्मल ये आए, रिफ्रैक्टर ये आए, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल का नाम क्या बना, ए सी आई। सो लिखता हूं इन ट्राइंगल ए सी आई, प्रतिमन नहीं ए सी टी था वो, ठीक है, ए सी आई आया। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो यहाँ के केस में क्या आ जाएगा, दो रेस की बात कर रहा हूं, तो दो रेस के अकॉर्डिंग दो इंटीरियर एंगल आर और बीटा, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, गामा। अब देखते हैं, ऐड करता हूं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल वन एक्सटीरियर, आर प्लस अगर बात करें बीटा, इसके बराबर आ जाएगा गामा। अब मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर यही रहने देता हूं, बीटा प्लस का वहां जाके क्या आ जाएगा, माइनस का, तो गामा माइनस बीटा आ गया। फिर वैसा ही रूल बना, यहाँ के केस में आर निकाला, यहाँ निकाल दिया, यहाँ आई निकाला, यहाँ आर निकाल दिया। यहाँ के केस में एंगल छोटा, यहाँ पे भी लिख देता हूं व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, जब एंगल छोटे होंगे तो यहाँ के केस में कहा गया था कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो छोटा होगा तो उनको रिप्लेस कर दो tan के साथ। तो यहाँ के केस में भी r एज इट इज रहा, गामा की जगह क्या आ गया, tan गामा, क्योंकि यहाँ लिखा होगा मैंने गामा किसके बराबर लिखना है, tan गामा, प्लस अगर बात करें तो बीटा किसके बराबर आ गया, tan बीटा के बराबर। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। फिर इसके बाद लिखा गया कि भाई साहब ये ट्रिग्नोमेट्री बने हैं, तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री है तो इसका मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लिखता हूं इन ट्राइंगल। अब बताइए यहाँ के केस में ट्राइंगल बतानी है, गामा के लिए कौन सी, गामा यहाँ पे है, यहाँ से चलते 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 राइट ट्राइंगल यहाँ लिखिए, तो ए एन सी, इस पॉइंट के ऊपर ट्राइंगल क्या आ गया, ए एन सी। एंड सेम ऐसे अगर बात करें तो बीटा की बात करते हैं, तो बीटा के लिए ट्राइंगल कौन सी आ जाएगी, यहाँ से चलते 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 आगे एंड आ गया ए एन आई, इसका मीनिंग ट्राइंगल कौन सी आ गई, ए एन आई।
इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग tan गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर कौन आ गया बेटा an, बेस कौन आ गया nc, इसका मीनिंग क्या होगा an अपॉन बेस कितना आ गया nc, ये मेंशन कर दिया। इसी तरीके से अगर बात करें तो tan किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ के केस में बीटा, tan बीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से चलते हुए ट्रायंगल ANI, इसकी केस में परपेंडिकुलर कौन होगा AN, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस कौन हुआ यहाँ के केस में NI, ये भी मेंशन कर दिया। ये तो लगभग वैसा ही चल रहा है जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा था। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया था, मैं सेम तरीके से इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस वाले पॉइंट में। तो अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू यहाँ के केस में क्या आ जाएगा tan गामा, गामा की जगह कितना आ जाएगा AN अपॉन कितना आ गया AN अपॉन कितना आ गया NC, प्लस अगर बात सॉरी इट्स माइनस, माइनस का माइनस रहा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बीटा की जगह क्या आ जाएगा AN अपॉन क्या आ जाएगा NI। इसी तरीके से अगर बात करें तो हम लोगों ने ये पॉइंटर को इंडिकेट किया। फिर इसके बाद स्टेप क्या लिखा कि अपर्चर छोटा होगा तो एंड पॉइंट किसके क्लोज आ जाएगा C। सेम तरीके से व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, जब अपर्चर छोटा हुआ, अपर्चर इज स्मॉल, देन पॉइंट P कहां पे आ जाएगा, पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू पॉइंट किसके आ जाएगा, इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P आ जाएगा। अब ये भी हमारा सेम पॉइंट चल रहा है, अगर आया तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां जहां AN है उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि N का नाम चेंज करके अब क्या लिखना है P, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस AP के बराबर आ जाएगा। सेम तरीके से NC किसके बराबर आ जाएगा, जहां जहां N है वहां क्या लिखना है P, ये PC के बराबर। इसी तरीके से NI किसके बराबर हो जाएगा, NI ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगा, PI के बराबर। मतलब वो वैसा ही चलता है। अब देखिए ये वैल्यूज को उठा के हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं जो जनरल इक्वेशन थी। R इज इक्वल टू इस पॉइंट के अकॉर्डिंग AN अगर बात करें किसके बराबर है AP डिवाइडेड बाय NC किसके बराबर आया PC, माइनस यहाँ के केस में क्या आ जाएगा AP और डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ के केस में NI की जगह आ गया PI। देखिए ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आप लोगों ने लगभग वैसा ही सेम स्टेपिंग को इंप्लीमेंट किया, R फाइंड आउट कर दिया, ये स्टेप भी आपका खत्म। तीसरा स्टेप आपका था स्नेल्स लॉ, तीसरे स्टेप के ऊपर काम करते हैं। तो स्नेल्स लॉ तो सबको पता ही है, तो लिखता हूं यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ के केस में फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर था, म्यू वन। अब देखिए म्यू वन कौन सा डिसाइड होगा और किस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ये समझते हैं। देखिए आपको इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं लाइट को यहां से लेके वहां की तरफ जा रहा हूं, किसका मीडियम किसके रिस्पेक्ट बात कर रहा हूं ये आप लोगों को यहाँ के केस में समझना पड़ेगा पहले। तो देखिए इसके केस में पहला नंबर बताइए लाइट किस मीडियम से जा रही है, फर्स्ट है किसके अंदर जा रही है, सेकंड। तो पहले के रिस्पेक्ट बात करो सेकंड की, तो लिखने का तरीका क्या होता है, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। इसे सिंपल ट्रिक में मैंने याद कैसे करवाया था आपको कि किस मीडियम में वो बाद में पहुंच रही है उसे ऊपर रखो और जिस मीडियम से स्टार्ट किया उसे कहां रखना आपको, नीचे रखना है। ये हमारे पास जनरल ट्रिक थी। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग सेकंड में बाद में इसमें पहुंची इसलिए ऊपर इसे रख दिया, स्टार्ट कहां से किया था μ1 से, इसलिए ऐसे रख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं बेटा तो क्या आ जाएगा μ2, ये साइन r नीचे डिवाइड दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये μ1 यहाँ के केस में मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके सॉरी डिवाइड दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा sin i के बराबर। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब एंगल छोटा होता है व्हेन एंगल्स आर स्मॉल और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो sin i r है, जो sin i है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाता है, i के बराबर। सेम तरीके से मैं यहाँ के केस में मेंशन कर देता हूं i, और sin r किसके बराबर होता है, r के बराबर, ये भी मेंशन कर दिया। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा μ2 sin r की जगह आ गया r और इज इक्वल टू μ1 का μ1 रहा, sin i की जगह क्या आ जाएगा बेटा r, सॉरी i, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये मेंशन कर दिया। अब हम लोग काम क्या करेंगे, इनके अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए i और r आया, i और r की वैल्यू पहले फाइंड आउट किया, वो वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो वीडियो को पॉज करके रोक के आप लोग इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिए, ये लिख लीजिए, देन आफ्टर मैं आपको इस चीज के बारे में समझाता हूं। ओके, सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, सो ध्यान से देखिए। अब हम लोग इसकी डेरिवेशंस के बारे में देख लेते हैं। आप तो मैं इसे रब कर देता हूं, ये लीजिए। अब यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूं। तो मैं दोनों इक्वेशंस को पुट करता हूं, तो देखिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। यहाँ के केस में μ2 एज इट इज रहा, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ
पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूं तो देखिए क्या आ जाएगा, म्यू टू एज इट इज, आर की वैल्यू आपके सामने है, ये आर की वैल्यू यहाँ के केस में मेंशन कर रहा हूं, एपी डिवाइडेड बाय क्या आ गया, पीसी माइनस एपी अपान कितना आ गया, पी आई, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग म्यू वन एज इट इज आ गया। अगर बात करें तो म्यू वन के पॉइंट के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू कितनी आ गई, एपी अपान ओपी प्लस एपी अपान कितना आ गया, पीसी, ये वैल्यूज को इंडिकेट कर दी। अब देखिए इनमें से अगर बात करें तो कॉमन क्या है, कॉमन देखा जाए तो एपी कॉमन आ रहा है, तो एपी को तो कॉमन निकाल रहा हूं, साथ में इस म्यू टू को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ गया, म्यू टू डिवाइडेड बाय पीसी, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय क्या आ गया, पीआई। सिमिलरली वे से अगर बात करें तो मैं म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एपी को कॉमन निकाल रहा हूं, यहाँ के केस में म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ओपी, प्लस अगर बात करें तो म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया, पीसी, ये भी मेंशन कर दिया। अब देखिए ये एपी और ये एपी आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, म्यू टू और ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय पीसी माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय पी आई इज इक्वल टू म्यू वन अपान कितना आ गया, ओपी, प्लस अगर बात करें तो म्यू वन अपान कितना आ गया, पीसी। अब मैं काम किया तो पीसी वालों को एक साइड लिया तो बिना पीसी वालों को एक साइड लिया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग म्यू टू डिवाइडेड बाय पीसी एज इट इज रहा, ये प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये प्लस की वाली क्वांटिटी को हम लोगों ने यहाँ पे ले आए, तो माइनस ये कितना आ जाएगा, म्यू वन डिवाइडेड बाय कितना आ गया, पीसी, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये यहाँ के केस में म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ओपी, ये माइनस का वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, म्यू टू अपान क्या आ गया, पी आई, यहाँ के केस में इतना मेंशन कर दिया। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पीसी कॉमन आ रहा है, तो 1 अपान पीसी को कॉमन ले लिया, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसे सिंपलीफाई करके म्यू टू, क्योंकि एलसीएम सेम है इसलिए इसे सिंपलीफाई करके मैं ऐसा मेंशन कर देता, ये कितना आ गया, म्यू वन अपान ओपी प्लस कितना आ गया, म्यू टू अपान कितना आ गया, पी आई। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें इनके साइन कन्वेंशंस को इंप्लीमेंट करके आंसर निकालते हैं। देखिए अब मैं ऊपर वाली क्वांटिटीज को रब कर देता हूं क्योंकि ये आप लोगों ने अभी लिख ली है, तो मैं इसकी बाकी बची हुई डेरिवेशंस को यहाँ पे कवर अप कर देता हूं। सो देखिए अब यहाँ के केस में साइन कन्वेंशंस लगाने, साइन कन्वेंशंस को ध्यान से समझिए, यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को याद करने के लिए बेटा आपको एक रूल याद रख लीजिए, बाकी किसी भी चीज को मत देखिए, हमेशा एक चीज का याद रखिए, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखिए। अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखा तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे होंगे उनको माइनस इंडिकेट किया जाएगा, और जो भी डिस्टेंस हमेशा राइट साइड पे नापे जाएंगे उनको प्लस वर्ड यूज करेंगे। लेकिन ये तभी इंप्लीमेंट होगा जब आप ऑब्जेक्ट को हर बार कहां रखने की कोशिश करोगे, लेफ्ट साइड पे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को राइट साइड रखा तो फिर आपको उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इस चीज के ऊपर लेके चलना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक है कि आप लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखो, लेफ्ट साइड पे। तो देखिए अब पीसी किस चीज को इंडिकेट करेगा, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये पोल की ठीक राइट साइड आया है, इसलिए यहाँ के केस में इसे प्लस आर से मेंशन करते हैं, तो प्लस लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं। इसी तरीके से ओपी की अगर बात करें तो ये आ गया आपका पोल से लेके जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक, ये डिस्टेंस हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा किससे डिनोट किया जाएगा, यू से, इसलिए ये लेफ्ट साइड आ रहा है इसलिए माइनस यू, क्योंकि पोल की ठीक लेफ्ट साइड पे आ रही है। इसी तरीके से पी आई की बात करते हैं तो पोल से लेके इमेज तक, पोल से लेके इमेज तक, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आया, पोल से लेके इमेज तक आपका इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट कर रहे हैं, v से, और ये राइट साइड आ रहा है इसलिए इसे डिनोट कर देते हैं v स्टैंड से। अब देखिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय pc की जगह आ गया बेटा आपका r वैल्यू इज इक्वल टू μ1 का μ1 रहा, और इसी तरीके से यहाँ पे OP की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस u, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये प्लस μ2 डिवाइडेड बाय यहाँ के केस में क्या आ जाएगा, b। और ये हमारे पास अगर बात करें तो फाइनल इक्वेशन है जो आपको इंडिकेट कर रही है यहाँ के केस में कोई लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के केसेस में, तो उसके टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने का जनरल फॉर्मूला। अब बेटा कई बार क्वेश्चंस को घुमा के थोड़ा सा डाला जाता है, क्वेश्चन की डेरिवेशन में यहाँ के केस में आपको ना μ-1 दिया जाता है, तो वो कैसे है क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम और इसमें स्टेप बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ तक छोड़ोगे तब भी ठीक है। देखिए अगर मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
मैं किससे कर रहा हूँ, μ1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो μ1 से डिवाइड करूंगा तो देखिए कंसेप्ट क्या आ जाएगा, μ1 से डिवाइड करूंगा तो μ2 माइनस μ1, मैं दोनों के नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस सप्लीमेंट को ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। और r क्योंकि नीचे आएगा तो बाद में ऊपर लेकर आना, दोनों के साथ इंटीग्रेशन तोड़ दो वैसे बन जाएगा, इजिकल टू μ1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया μ1, और ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस u प्लस μ2 का μ2 रहा, और ये देखिए नीचे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा μ1, और ये b का b रहा। और ध्यान से सुनिए, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर वापस क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए म्यू लिख दिया। इसकी जगह आ गया म्यू, माइनस का माइनस रहा, 1 का 1 रहा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया r। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये म्यू और म्यू कैंसिल हो गए, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये बचा -1/u। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये पॉइंट के अकॉर्डिंग μ2 ये किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर, और ये आपका आ गया b। ये हमारे पास केवल जनरल इक्वेशन जो आपको डेरिवेशन में पूछी जाती है बेटा, वो आपको ये इक्वेशन गिवन करेंगे और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और क्या होता है कि बच्चे इस इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व आउट कर लेते हैं, उनको कंफ्यूजन रहती है कि ऐसी इक्वेशन तो कोई पढ़ी नहीं हम लोगों ने, जिसके कारण वो पूरा क्वेश्चन छोड़ आते हैं। इसलिए ध्यान रखिए बेटा कि आपको जब ये पूछा जाए, इसका मीनिंग 2 स्टेप और इंक्लूड करके आपको वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और साथ में आप लोगों को इस पूरे कंसेप्ट को याद रखने के लिए तीन स्टेप्स याद रखने हैं ट्रिक के। एंगल आई निकालना है, एंगल आर निकालना है, उसके बाद स्नेल्स लॉ। पॉइंट क्लियर हो गया? सो ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।